और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर की बैठक। एक बार फिर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर की बैठक इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। शाम 5 बजे तक चलेगी बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा होगी और बैठक में 70 प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। शाम को सीएम सुक्खू भी पहुंचेंगे, विदेशी मेहमानों के साथ होगा गाला डिनर। तो ये है आज की G20 बैठक का जो मोटे तौर पर जो शेड्यूल है और जो थीम है, और ये कुल 5 सत्रों में बैठक होगी। इस पे G20 शिखर सम्मेलन केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर की बैठक होगी और इसमें इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा होनी है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी और बैठक में 5 सत्र होंगे, कुल 5 सेशंस होंगे। इन 5 सेशन के तहत चर्चा होगी। बैठक में 70 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और शाम में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचेंगे और विदेशी मेहमानों के साथ एक ग्रैंड यानी गाला डिनर होगा। कई देशों के प्रतिनिधि G20 समिट में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान आए हैं और आज जो G20 का 2 दिवसीय जो सेशन है वो धर्मशाला में शुरू हो रहा है। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में है और धर्मशाला में आज ये सेशन शुरू हो रहा है। इसमें विदेशी जो जितने भी मेहमान हैं उन सब के साथ ये सेशन शुरू होगा और इसमें ये 2 दिवसीय सेशन है और आज का जो सेशन है वो सेशन कल 5 सत्रों का होगा, 5 सेशन का ये होगा। 5 सत्र में होगा आज की बैठक और आज की बैठक का जो थीम है वो है इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम। इसी पर चर्चा होनी है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी और बैठक में कुल 5 सेशंस होंगे। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, आज के सेशन की आज की बैठक की शुरुआत होने में कितना समय रह गया है और किस तरह की वहां पर चहल पहल या गहमा गहमी देखी जा रही है और जो विषय है वो अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है? वैशाल, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये विषय वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये जो चर्चा आज हो रही है, जो G20 ग्रुप जो आज चर्चा कर रहा है धर्मशाला के इस नामी होटल्स में, वो जो है हमारे भविष्य का रोड मैप तैयार करने वाला है। तो इसलिए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले समय में जो है क्रांति आ सकती है, इसको लेकर जो है आज यहाँ पर जो है ये गहन मंथन हो रहा है। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है रिग, जिसका अर्थ यह है कि रिसर्च इनोवेटिव इनिशिएटिव गैदरिंग, यानी कि अनुसंधान भी होगा, नवाचार भी होगा और इनिशिएटिव उसके लिए लिया गया है, कदम उसके लिए उठाए गए हैं गैदरिंग के साथ इकट्ठा होकर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और देखिए, क्योंकि जो शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, आगाज की बात करें, तो सुबह 9 बजे इसका आगाज जो वो हो चुका है, जो कि रिग के जो भारत सरकार की ओर से जो चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं भारत सरकार के डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर। तो उनकी ओर से ही पहले ओपनिंग रिमार्क दिए गए और उसके बाद जो इस बैठक का आगाज हो गया सुबह 9 बजे। और अब जो है क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे का गहन मंथन जो है वो हो चुका है, पहला सेशन कहीं ना कहीं जो मुकम्मल होने की कगार पर पहुंच चुका है और उसके बाद जो है अगले 4 सेशन और होने बाकी हैं। और इन 4 सेशंस के बीच में जो है अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतिनिधि जो है वो एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे जो है इसका ट्रांजिशन होगा, कैसे स्टोरेज होगी, कैसे जो है इसको और आगे रूपांतरण इसका किया जाना है, ये तमाम सारी चीजों पर जो है यहाँ पर आज गहन मंथन जो है वो होने वाला है। और इसी को लेकर जो है ये तमाम देशों के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश जैसी ये जो खूबसूरत जगह उन्होंने चुनी है, शांत प्रिय जगह उन्होंने चुनी है, तो यहाँ पर जो है भविष्य जो ऊर्जा के क्षेत्र में है हमारे इन G20 नेशंस का, वो यहाँ से जो है वो निकलकर सामने आएगा। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ, मैं थोड़ा तस्वीर भी साझा करना चाहूंगा। देखिए ये वही रोड है जो इस होटल्स के लिए जाता है, क्योंकि हम लोग जो है उस होटल्स के बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि मीडिया को वहां जाने की मनाही है और हर तरह लिहाज से जो है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। मैं थोड़ा सा वो भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ से जो है कोई भी गाड़ी अगर वाहन यहाँ से आवाजाही कर रहा है उसके
पूरी तरह से जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है, उसे पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही वो अपने जहां भी उनको जाना है, अपनी डेस्टिनेशन पे जाना, वहां पर वो लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर लगाया गया है ताकि ये जो बैठक ऊपर चल रही है उस नामी होटल्स में, वहां किसी भी तरह का कोई खलल न पड़े, परिंदा तक पर न मार सके। इसके लिए बाकायदा एक दिन पहले ही जो है यहाँ की जो पुलिस अधीक्षक है शालिनी अग्निहोत्री, उन्होंने बैठक लेकर जो है तमाम जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दी है। 500 के करीब जो पुलिस के जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर इसी तरह से मौजूद रहेंगे। इसी तरह से नाके लगाए गए हैं, यानी जो धर्मशाला की पेरीफेरी में या उसकी जो सीमाएं हैं, हर जगह पर इसी तरह से नाके हमारे दर्शकों को जो वो नजर आएंगे। हमारे जितने भी लोग वहां से आवाजाही करेंगे उनको वहां हर जगह जो है इस तरह के नाके मिलेंगे। और इसके अलावा जो धर्मशाला का क्षेत्र है उसको नो फ्लाई जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी अगले जो है 48 घंटों तक यहाँ पर कोई फ्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो पैराग्लाइडिंग पैराशूटर्स हो या फिर यहाँ पर जो है ड्रोन्स हो, वो कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता। तो इस तरह से सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और बाकी दूसरे लिहाज से अगर हम लोग देखें तो हर लिहाज से हिमाचल सरकार की ओर से भी जो है काफी इनिशिएट लिए गए हैं कि जो विदेशी मेहमान आए हैं वो यहाँ की आबो हवा का भी अनुकरण अवलोकन कर पाएं और वो एक यहाँ से सुकून भरे पल जो है वो अपने विदेशों में जब अपने देश में जब वो वापस जाएं तो यहाँ से जो है वो लेकर जा सकें। और भविष्य में भी अगर उनका मन चाहे तो वो दोबारा भी फिर जो है वो हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आए, यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक थीम जो है वो यहाँ पर रखी गई है हिमाचल प्रदेश की ओर से ही। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं विशाल, और उन्होंने भी वो खुद जो है इन विदेशी मेहमानों का स्वागत सत्कार करने वाले हैं। उनको हिमाचली टोपी और शॉल जो है वो पहनाकर उनका स्वागत सत्कार करेंगे। साथ ही साथ हिमाचल की जो पहाड़ी संस्कृति है उससे भी उनको रूबरू करवाएंगे। बाकायदा यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज होने वाली हैं, उसमें चाहे हम लोग गद्याली लोक नृत्य की बात करें, पंगवाली की करें, किन्नौरी की करें या पहाड़ी हमारे जो जितने भी लोक नृत्य हैं वो सब के सब जो है वो यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है गाला डिनर रात को जो है वो होने वाला है। इसके लिए बाकायदा बहुत खूबसूरत जगह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो जगह है धर्मशाला की वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो HBCA का एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम है वहां पर जो लॉबी है उसको चुना गया है और वो जो प्रतिनिधि आएंगे वो इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खुद घूम भी पाएंगे, वहां की इस खूबसूरती का लुत्फ भी उठा पाएंगे। मैं तस्वीर भी साझा करना चाहूंगा, यहाँ से देखिए ये वही तस्वीर है जहां पर अगर मैं थोड़ा सा दिखा सकूं तो ये वही जगह है जहां पर जो गाला डिनर है वो दिया जाना है। ये देखिए वो जो तस्वीर है मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये वही HBCA का क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर आज रात को जो है गाला डिनर जो है वो दिया जाएगा यहाँ पर हिमाचल सरकार की ओर से। और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और आज का दिन क्योंकि बहुत हैक्टिक रहने वाला है, क्योंकि भविष्य में ऊर्जा का क्या क्षेत्र होगा, ऊर्जा का कैसे दोहन होगा, उसको कैसे स्टोरेज करना है, उसको कैसे जो है उसका रूपांतरण करना है, उसको कैसे उसका संक्रमण करना है, उन तमाम सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और उससे जो है आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में काफी क्रांति आ सकती है। तो इसलिए जो है काफी हैक्टिक ये आज का दिन जो है वो रहेगा। 5 सत्र क्योंकि कहे गए हैं तो 5 सत्रों में अलग अलग देशों के अलग अलग प्रतिनिधि जो हैं अपना अपना विषय अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे। और जो थिंक टैंक पॉलिसी मेकर्स और जो डिप्लोमेट यहाँ पर आए हुए हैं वो सब के सब इस पर चिंतन मंथन करेंगे। और उसके बाद जो है चिंतन मंथन के बाद क्या कुछ निकलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ जो कुछ निकलेगा वो आज धर्मशाला की धरती से ही निकलेगा। इन तमाम देशों की जो एक सोच है, जिस सोच को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस सोच को लेकर ये G20 का एक ग्रुप बना था और जिस सोच के तहत जो है इस जो दुनिया है या ग्लोबल है उसको जो है और कैसे आगे लेकर जाना है या मानव या इंसान के अनुकूल बनाना है तमाम सारी चीजों को, और कैसे कुदरती जो एनर्जी है उसको जो है वो हम लोगों ने अपने अनुकूल बनाना है, उन सबको लेकर जो गहन मंथन आज कहीं हो रहा है तो वो है हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला की ये धरा। और इस धरा से ही तमाम सारी चीजें जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र के लिए जो है निकलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, चाहे वो हम लोग जो है अपने यहाँ के हिमाचल प्रदेश की लिहाज से देख लें, भारत की लिहाज से देख लें या फिर इन ग्रुप ऑफ 20 नेशंस की लिहाज से देख लें, हर किसी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है विशाल। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ से क्या कुछ निकलता है, कि किस तरह का गहन मंथन होता है, उससे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब अगर उनकी ओर से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग वो सवाल भी पूछेंगे ताकि जो है हम अपने दर्शकों को वो बता सके कि आफ्टर ऑल इन लोगों ने यहाँ अंदर बैठकर जो है वो किस तरह का गहन मंथन किया और उससे मानव के जीवन पर क्या प्रभाव जो है वो निकट भविष्य में मिलेगा या पड़ेगा। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया विक्रम, पूरी विस्तार से तमाम चीज़ों को बताने के लिए विचित्र, और जाहिर है कि आप उसे कवर कर रहे हैं तो हम इस बारे में अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और रुख करते हैं अगली खबर का। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन में आज क्या कुछ होना है और उसमें कौन कौन शामिल होंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान। रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का आज उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उद्घाटन गृह मंत्री रोड मैप की इस पर जानकारी देंगे और नशीले पदार्थों के बिक्री पर नकेल कसना अहम मकसद है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना उद्देश्य है। तो ये एक आज की अहम घटना होने वाली है। इसमें आज एनडीपीएस को लेकर के इसमें चर्चा होगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का आज उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उद्घाटन गृह मंत्री रोड मैप की देंगे जानकारी और साथ साथ नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसना मकसद है। जाहिर है कि नशीले पदार्थ इसने देश में कई राज्यों में अपने जो बुरे प्रभाव है वो छोड़ रखे हैं और इसकी चपेट में कुछ हद तक हिमाचल है, कुछ हद तक जम्मू कश्मीर है, कुछ हद तक हरियाणा है, तो कुछ हद तक पंजाब है। ऐसे कई राज्यों में जो नारकोटिक्स है, जो ड्रग है, उसका बुरा प्रभाव है और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसके जड़ से इसके उन्मूलन के लिए, इससे खात्मे के लिए कोई कोशिश की जाए। तो आज जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुख जो है उनके सम्मेलन का आज उद्घाटन होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री रोड मैप की देंगे जानकारी। नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसना असल मकसद है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी लाना भी एक अहम उद्देश्य है। और हम कोशिश करेंगे इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता से जुड़ें ताकि हम आपको और ज़्यादा इसकी विस्तार दे सकें। फिलहाल आपको इतना बता दें कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का सम्मेलन होने जा रहा है और इसमें जितने भी टास्क फोर्स के प्रमुख हैं उस सम्मेलन में इसका उद्घाटन जो है उसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्री रोड मैप की जानकारी देंगे किस तरह से इसको आगे लेकर जाना है, इसका जो उद्देश्य है वो कैसे पूरा होगा। तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो रोड मैप की जानकारी देंगे। नशीले पदार्थों की बिक्री पर कैसे नकेल कसा जाए इसको लेकर खास चिंतन मंथन होगी, इस पर गहन चर्चा होगी और साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की कार्रवाई में तेजी भी लाया जाए और तेजी लाने की कोशिश किस तरह से हो उस पर भी चर्चा होगी। तो नारकोटिक्स का बड़ा बुरा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है और ऐसे में जो एक कोशिश है, एक पहल है कि एंटी नारकोटिक्स जो हैं उसके सम्मेलन में, एंटी नारकोटिक्स टोल प्रमुखों के सम्मेलन में आज उसका उद्घाटन होना है और गृह मंत्री अमित शाह उसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ रोड मैप की जानकारी भी देंगे।
और अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश है। तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कल शाम से बारिश का दौर जारी है। ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। यही हाल दोनों जगहों पर है। जम्मू कश्मीर में जो बालाई इलाके हैं वहां बर्फबारी हो रही है, कहीं हल्की कहीं थोड़ी ज्यादा, और जो निचले इलाके हैं वहां पर, जो प्लेन एरियाज है, निचले इलाके हैं, वहां पर बारिश हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, और बारिश भी बहुत तेज बारिश हो रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश हो रही है, और न सिर्फ ये कि बारिश हो रही है, बारिश की वजह कर और जो बालाई इलाकों में, ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है उससे तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। नतीजा ये है कि लोगों को सर्दी का एहसास थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और बेमौसम बारिश की वजह से जिन लोगों ने अपने गर्म मलबूसात, गर्म कपड़े रख दिए थे, उन्हें दोबारा निकालना पड़ा है और वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बारिश से किसानों को भी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कल शाम से बारिश का दौर जारी है, और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, और जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। तो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी बदले बदले मौसम का सामना है। लेकिन इन सब में, इस मौसम के बदले हालात में जिसे परेशानी होती है वो सब जानते हैं। लेकिन जो पर्यटक है, चूंकि ये दोनों पर्यटन नगरी है, कश्मीर में ख़ास तौर से और हिमाचल में भी पर्यटन बहुत ज़्यादा जो है एक व्यवसाय के तौर पर है वहाँ, और पर्यटक इस बात से खुश होते हैं कि जब वो आते हैं और उन्हें बर्फबारी देखने को मिलती है, या तो बर्फबारी हो या खूबसूरत नज़ारे हों और बारिश की बूंदें हों। तो ये दोनों नज़ारे ऐसे होते हैं जो पर्यटक यानी टूरिस्ट जो है वो उसे बहुत एंजॉय करते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है और उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन बेमौसम बदलाव और मौसम में जो करवट है बिना बेमौसम, इसका कुछ नेगेटिव भी असर है। इस बारे में बात करेंगे। यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। यहिया, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप हमें बताएं कि इस वक्त आप किस मकाम पर हैं, कहाँ पर हैं, और वहाँ और उसके आसपास मौसम का कैसा रंग आप देख पा रहे हैं। और यहाँ गैर मुतवक्का बर्फबारी भी कई जो है हमारे सर्दी इलाके वहाँ पर भी हुई है। तो इस वक्त जो नदी नाले हैं उनमें पानी जो है वो अपने शबाब पर है, क्योंकि पिछले 24 घंटों से लगातार बारिशें हो रही हैं, और खेत खलियान जो है उसको लेकर जो है यहाँ पर खुशियाँ होती थी। लोग यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सर्वेरियों में रहते थे। लेकिन इस बार जो हमने देखा कि पिछले 24 घंटों से लगातार बारिशें, मौसम ने अपना मिजाज जो अचानक बदल दिया। तो इस वक्त भी जो है यहाँ के नदी नाले जो है वहाँ पर भी जो अचानक बदल दिया। तो इस वक्त भी जो है यहाँ के नदी नाले जो है वहाँ पर भी जो है इस वक्त तुगयानी आ चुके हैं, और कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा है। कल भी कई जगहों पर पस्सियां गिराई थी। और इस वक्त जो है सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने 3 बड़े इलाकों के लिए सड़क राब्ते बंद कर दिए, जिनमें कैरना, केरन और मुझसे जो सरहदी इलाकों के जाने वाले सड़क राब्ते हैं उन्हें आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर कई जगहों पर जो है सवेरे से ही पस्सियां गिरा चुकी हैं। क्योंकि लगातार जब मूसलाधार बारिशें हो जाती हैं तो सरहदी इलाकों का राब्ता जो है वो जिला सदर मुकाम से हमेशा के लिए मुनक़ता रहता है। कई दिन लग जाते हैं। जब बर्फबारी होती है तो उस वक्त यही सूरत हाल रहती है, और जब बारिशें होती है तो उस वक्त यही सूरत हाल रहती है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि इस वक्त शुमाली कश्मीर में भी पिछले 24 घंटों से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, और इस वक्त लोग फिर से वही गर्म मलबूसात की ओर चले गए हैं, वही गर्म मलबूसात निकाल रहे हैं घरों से, और वही क्योंकि शदीद सर्दी की लहर भी जो है वो भी पैदा हो चुकी है। और इस वक्त जो है यहाँ पर खेत खलियान जो अपने शबाब पे हुआ करते थे, लोग पनीरी या दीगर चीजों की तरफ, सब्जियां, फल, तो उसमें भी जो है इस वक्त काफी मुश्किलात आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस वक्त बारिशें हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि गैर मुतवक्का जो यहाँ पर बर्फबारी हुई है इस बार के मुश्किल सेक्टर में, वहां पर भी किसानों को काफी नुकसान, वहां पे ज्यादातर टमाटो होते हैं, आलू होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचने का काफी अंदेशा रहता है। तो विशाल कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि पूरी वादी के साथ साथ पिछले 24 घंटों में
शुमाली कश्मीर में भी जो है बाहरी और तेजी के साथ जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी विशाल। बिल्कुल, यही आपको हमारे साथ बने रहें। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग ऐसी ही सूरत हाल है। हिमाचल प्रदेश में जिन इलाकों में बारिश हो रही है वो भी बताया जा रहा है कि वो बेमौसम जैसा हालात है। राजेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या हिमाचल के भी ज़्यादातर हिस्सों में बारिश या बदले मौसम का असर दिखाई दे रहा है और ये किस तरह का प्रभाव छोड़ेगा? बिल्कुल वैशाल, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और घने बादल आसमान में छाए हुए हैं। तो अब ये लग रहा है कि आगे भी बारिश इसी प्रकार से होने वाली है। एक प्रेडिक्शन की हम बात करें, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि 20 तारीख, 21 और 22 तारीख तक मौसम ऐसे ही खराब रहेगा। हालांकि पहले जो प्रेडिक्शन थी, अनुमान ये लगाया जा रहा था कि आज 19 तारीख तक मौसम खराब रहेगा और कल से साफ हो जाएगा, लेकिन अब आगे के 22 तारीख तक मौसम खराब रहने वाला है और आज पूरा दिन मौसम काफ़ी खराब रहने वाला है। निचले क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई गई है, मध्यम क्षेत्रों में ओलावृष्टि और हाई हिल्स वाले एरियाज़ में बर्फबारी की बात कही गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू, मंडी और शिमला, सिरमौर, ये जो हाई हिल्स हैं इनके यहाँ पर बर्फबारी होने की पूरी आशंका आज बनी हुई है, पूरी संभावना बनी हुई है। और अभी बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों में जोगिंदरनगर, शिमला, इसके अलावा भुंतर, चंबा, तमाम क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है और भारी बारिश दर्ज की गई है। जोगिंदरनगर में 46 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा चंबा में 33 मिलीमीटर बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में स्नोफॉल दर्ज किया गया है 6.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुकुमसेरी में 5.9% और सेंटीमीटर और केलोंग में 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो और हेल स्टॉर्म भी है, शिमला में 0.7 डेसीमीटर तक हेल स्टॉर्म भी दर्ज किया गया है। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 24 घंटे बारिश हुई है। कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई है। अभी कुछ देर के लिए मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से बादल हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन है, कभी भी बारिश यहाँ पर भी शुरू हो सकती है। और फसलों को और बागवानी की दृष्टि से अगर हम देखें तो आजकल की बारिश उतना लाभ नहीं दे पाती है जितना नुकसान कर जाती है। निचले क्षेत्रों में क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पिछले कुछ दिनों में और ऐसे में फसल पकना शुरू होगी, लेकिन अब जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उसके बाद फिर फसल अब सड़ने का खतरा है। जिस प्रकार से 22 तारीख तक पूर्वानुमान जताया गया है, अगर सूरज नहीं भी निकलता है और इसी प्रकार से फसल गिल्ली रहती है तो फिर नुकसान किसानों को सीधे तौर पर एक बूंद का भी होता है। और वही हाल बागवानी के क्षेत्र में भी है। बागवानी के क्षेत्र में भी बारिश आजकल नुकसानदायक है और ओलावृष्टि अगर ऐसे में होती है तब तो और भी नुकसानदायक है, क्योंकि फ्लावरिंग है, सेटिंग का टाइम है और ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो फिर जितनी अधिक ओलावृष्टि होगी उतनी अधिक फसल कम होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सेब और स्टोन फ्रूट की अगर हम बात हमारे साथ करें तो बने रहे। मैं इसी सवाल को लेकर यहिया के पास जाना चाहता हूँ। यहिया, अब जो मौसम का जो बदला मिजाज है वो तो दिख रहा है। आपने बताया कि जो नाले हैं, नदियां हैं, उन्हें पानी है, तुग़यानी है, लेकिन इन सब का असर बागवानी पर कितना पड़ेगा वहां, और बागवानों को क्या वाकई वहां भी यही हालत है कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा? हाँ, वही विशाल, जब गैर मुतवक्का तौर पर इस तरह की बारिशें हो या इस तरह की बर्फबारी हो तो का नतीजा ये है कि यहाँ के जो बागबानी से वाबस्ता लोग हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें ये प्रेडिक्शन ये भी है कि अब ओले गिरने के जो है वो प्रेडिक्शन इसमें है। अगर वो होता है तो बागबानी जो शोबे से जो लोग हैं उन्हें काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है दवाई छिड़काने का सीजन होता है, लोग दवाई जो है उसका छिड़काव करते हैं, तो उस भी जब इस तरह की बारिशें हो जाती है तो उनकी वो मेहनत जो है वो पूरी तरह जो है वो रायगान हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की बात करेंगे, वहां पर इस वक्त जो है सब्जी या दीगर चीजों की जो है यहाँ पर बुवाई हो जाती है, लेकिन उस पर भी रोक लगी है क्योंकि वो भी नहीं जा पाते हैं। उधर खेतों में जो है पनीरी लगाने के लिए भी जो है आज जो लोग वो शबाब पे होते थे अपने कामकाज को लेकर, लेकिन वो भी कहीं ना उसमें भी ठहराव आ चुका है। यानी कि कुल मिलाकर कहेंगे जब इस तरह की गैर मुतवक्का बारिशें और बर्फबारी हो जाती हैं तो ये दोनों तरफ से यानी कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर यानी कि बागबानी के शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए कोई नेक सौगात नहीं होती है, तो मुश्किलात के अंबार ही साथ लेते हैं।
क्योंकि साल भर वो इस खुशी में रहते हैं कि अब मौसम साजगार होगा, अब वो पूरी तरह से अपनी बागबानी को शुरू करेंगे, उसमें जो है उन्हें निखार आ जाएगा। लेकिन जब इस तरह की गैर मुतवक्का बारिशें हो जाती हैं तो उसमें खतरा लाक रहता है। लेकिन इस बीच एक और बात भी रहती है, जब आज इस तरह की बारिशें होती है, मूसलाधार बारिशें, तो यहाँ पर सैलाब आने का खतरा भी हमेशा लाक रहता है। तो इस वक्त अगर करेंगे बात, क्योंकि इस वक्त जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर काफी बर्फ जमा होती है, और इस बीच जो नदी नाले होते हैं वो पहले से ही पानी से भरे होते हैं, उनमें शबाब होता है। लेकिन जब इस तरह की मूसलाधार लगातार बारिशें हो जाती हैं तो वहां पर सैलाब आने का खतरा है। तो अभी अभी जो है इत्तला तो यह कि यहाँ पर डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में जो है जमीन का एक हिस्सा जो है वो दहस चुका है, वो पानी ने अपने साथ बहा लिया है। उसकी वजह से यहाँ के जो है किसानों को काफी मुश्किलात हो चुके हैं। और इस बीच जो है वहां पर एक स्लाइड उसके एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है, और एक दरख्त भी जो है वो उखड़ कर रिहायशी मकानों पर गिर चुका है, तो वो बाल बाल बच गए। यानी कि कुल मिलाकर जब इस तरह की गैर मुतवक्का बारिशें बर्फबारी हो जाती है तो कोई नेक सौगात नहीं, बल्कि लोगों के लिए मुश्किलात के अंबार भी खड़े करते हैं। यहिया, जैसा कि अभी राजेंद्र ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मौसम की करवट लेने की और मौसम के खराब होने के बारे में जो अनुमान लगाया गया था मौसम विज्ञान केंद्र की जानिब से, वो था 19 तारीख तक ही, लेकिन अब वो बढ़ाकर मतलब 21-22 तक भी ऐसे हालात बने रह सकते हैं, ऐसा वहां कहा गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहा गया है? घाटी में जो बारिश अभी सिलसिला लगातार जारी है, क्या ये मौसम का बदला मिजाज अगले 2-3 दिन तक रहेगा, या हफ्ते भर तक रहेगा, या एक ही दिन में खत्म हो जाएगा? फिलहाल जो प्रेडिक्शन यहाँ पर आ चुकी है, 2 दिन तक लगातार इसी तरह का जो है मौसम जो है अबर आलूदा रहेगा और बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा। उस बीच यहाँ पर आसमानी बादल गिरने की भी जो है उसकी प्रेडिक्शन भी हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर ये 1-2 दिन जो है काफी मुश्किलात भी आ सकते हैं इन 2 दिनों में। लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि ईद के बाद फिर से जो है मौसम में फिर से सुधार भी आ सकता है। तो फिलहाल जो अभी तक जो है फिलहाल 2 दिन तक ये मौसम रहने के जो है इम्कानात है, जो पेशन गोई यहाँ पर हो चुकी है। अब देखते हैं कि जो पेशन गोई हो वो किस हद तक कामयाब रहेगी। फिलहाल जो भी पेशन गोई आज तक आ चुकी है वो मौसम महकमे मौसमियात की तरफ से उसके ऐन मुताबिक लगातार उन्होंने कहा था कि बारिशें होंगी, और उन्होंने साथ में कल ये भी कहा था कि अब गैर मुतवक्का तौर पर जो है कई इलाकों में बर्फबारी होगी। तो उस तरह के नतीजे तो सामने आते हैं। तो फिलहाल हम ये कहेंगे कि फिलहाल 1-2 दिन तक मौसम खराब रहने के जो है बराबर पेशन गोई है। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि ईद से पहले ही अब मौसम का मिजाज जो है फिर ठीक हो जाए। तो एक तो लोगों के लिए जो अब ईद खुशी की आने वाली है, तो वहां पर भी लोगों को अब गर्म, लोग पहले चाहते थे कि अब वो सर्द के मौसम में जाएंगे, अब सर्द मलबूसात पहनेंगे, लेकिन अब फिर से लोग वही गर्म मलबूसात जो मौसम सरमा में पहनते थे, अब उसी की शुरुआत दोबारा हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अगर 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहा तो और भी मुश्किलात हो सकते हैं, क्योंकि नदी नालों में तुगियानी आ सकती है। और दूसरा ये कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में कहीं तक नुकसानात भी रहते हैं, या कई जमीन धंसने के वाकयात। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आने वाले वक्त अब देखा जाएगा कि क्या 2 दिन के बाद जो मौसम में सुधार आ सकता है, जो पेशन गोई की गई है उसका सबको जो है फिलहाल इंतजार रहेगा। बिल्कुल। जो और राजेंद्र, मैं आपके पास एक सवाल करना चाहता हूं, छोटा जवाब चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जितना मौसम का भी हाल है, इस हाल से क्या वहां जो पर्यटक पहुंचे हैं या पहले से आए हुए हैं, उनमें किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है? पर्यटक खुश हो रहे हैं इस मौसम के बदले मिजाज को देखकर, या उन्हें भी मजबूरन मतलब घरों या होटलों के अंदर रहना पड़ रहा है? नहीं विशाल, पर्यटक ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि जहाँ से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं मैक्सिमम, अगर हम भारत के दूसरे कोनों की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 9 से 10 राज्य ऐसे भारत में 9 से 10 राज्य हैं जहाँ पर टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, और प्रेडिक्शन ये है कि इन क्षेत्रों में और अधिक गर्मी अभी आने वाले समय में हो सकती है। तो ऐसे में पर्यटक ठंडक की चाहत में हिमाचल आते हैं। ज़रूर पर्यटकों के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है। टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट हुई है। मिनिमम टेम्परेचर हालांकि थोड़ा सा ही कम हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट हुई है हाई टेम्परेचर में। तो ऐसे में ये उपयुक्त टेम्परेचर रहता है पर्यटकों के लिए। लेकिन बारिश अगर कंटिन्यू रहती है फिर दिक्कत पर्यटकों को भी होती है, क्योंकि होटल के कमरों से बाहर पर्यटक नहीं निकल पाते हैं, और वही हालात अभी बने हुए हैं। लगातार पिछले हम कह सकते हैं शाम से ही लगातार बारिश है। पिछले शाम को करीब 6 बजे से हम कह सकते हैं लगातार प्रदेश के विभिन्न कोनों में बारिश जारी है, और यही प्रेडिक्शन
अगले 3 घंटों की जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी है वो स्कैटर्ड रेन की प्रेडिक्शन है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रेन होगी और हाई हिल्स में स्नोफॉल या फिर हेल स्टॉर्म होंगे। और वही ठीक हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बादल आसमान में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमने मौसम का हाल बताना शुरू किया था तो बहुत हल्के बादल थे, लेकिन अब लगातार बादल बढ़ रहे हैं और ये प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की थी और अगले 22 तारीख तक यही प्रेडिक्शन है। आज स्कैटर्ड है, कल भी अधिकांश क्षेत्रों में है, इसके बाद हालांकि घटना थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाएगी जो प्रेडिक्शन है, लेकिन बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कल का टेम्परेचर और परसों का टेम्परेचर, चाहे फिर वो विंड स्पीड हो या फिर प्रेशर की बात हो। लेकिन अभी तक जो हालात बने हुए हैं वो यही है कि आज पूरा दिन बारिश रहने की संभावना है और अगर कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है तो टेम्परेचर में गिरावट तो स्वाभाविक है ही है। इसके अलावा कल भी यही हालात रहने वाले हैं। पर्यटकों के लिए ज़रूर अच्छी बात है अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस बारिश रहती है तो फिर पर्यटक भी परेशान होते हैं और दिक्कत किसानों और बागवानों को तो है ही। जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, धूप कम खिल रही है क्योंकि अब फसल पकने का समय है और हाई हिल्स में स्टोन फ्रूट्स और एप्पल्स के फ्रूट्स के लिए फ्लावरिंग का समय है। तो ऐसे में चाहते हैं कि मौसम साफ बना रहे, टेम्परेचर चाहे अधिक ना हो लेकिन मौसम एटलीस्ट साफ बना रहे ताकि अधिक नुकसान पेड़ों को या फिर फसलों को ना हो। आपका राजेंद्र और हिमाचल से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े थे और जम्मू कश्मीर से हमें जानकारी दे रहे थे मौसम की। यहिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखें। आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, फिलहाल एक ब्रेक। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर सरकार 24 अप्रैल से शुरू करेगी अभियान। 3565 पंचायतों में किसान संपर्क अभियान शुरू करेगी। 4 महीने तक चलेगा किसान संपर्क अभियान। किसान संपर्क अभियान का उपराज्यपाल करेंगे उद्घाटन। LG मनोज सिन्हा करेंगे उद्घाटन। किसान संपर्क अभियान और ये 4 महीनों तक चलने वाली है। ये अभियान चलेगा 4 महीनों तक और इसमें किसानों से संपर्क किया जाएगा। उनके जो असुविधाएं हैं उनके बारे में उनसे चर्चा की जाएगी। उन्हें कृषि की नई तकनीक के बारे में जानकारी साझा की जाएगी और जो सरकारी स्कीम है उनके बारे में किसानों को जो अवगत नहीं उन्हें अवगत कराया जाएगा। ऐसे बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं और इस दायरे में किसानों को कैसे जोड़ा जाए और कैसे सरकारी सुविधाओं का या तकनीक में जो चीज़ें बेहतर आ गई हैं उनका किसानों को अभ्यस्त करा जाए। जम्मू कश्मीर सरकार 24 अप्रैल से शुरू करने जा रही है किसान संपर्क अभियान। 3565 पंचायतों में किसान संपर्क अभियान, यानी कि 3565 पंचायत में रहने वाले किसानों से संपर्क किया जाएगा। ऐसा ये टारगेट रखा गया है। 4 महीने तक ये अभियान चलेगा। किसान संपर्क अभियान का उपराज्यपाल यानी LG मनोज सिन्हा उद्घाटन करेंगे। और जम्मू कश्मीर सरकार 24 अप्रैल से 3565 पंचायतों में किसान संपर्क अभियान चलाएगी। ये आपको हमने बता दिया। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो एक बड़ी चिंता है जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में, वो चिंता है कोरोना को लेकर। जी हाँ, कोरोना के आज जो नेशनल जो लेवल पर आंकड़े आए हैं वो 10,542 हैं। पूरे देश में 10,542 केसेस, नए केसेस सामने आए हैं। ये जो है थोड़ा चौंका रहा है, चूँकि 2 दिन पहले ये देखा गया था कि हर दिन के बाद दूसरे दिन में जो है वो आंकड़ा कम हो रहा था, लेकिन आज ये आंकड़े में उछाल आया है और कोरोना के जो केसेस हैं वो 10,000 के पार एक बार फिर चले गए हैं।
तो कोरोना के आज 10,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं पूरे देश में। तमाम राज्यों में यूटी तो मिला के ये संख्या आपको बताई जा रही है। पिछले 24 घंटों में ये जो आंकड़ा है, जो नए केसेस आए हैं, वो हो गए हैं 10,542 और देश में कोरोना के एक्टिव मामले जो अब हैं वो हैं 63,562 और पिछले 24 घंटों में 8,175 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वो स्वास्थ्य लाभ हासिल कर चुके हैं, वो बेहतर हो चुके हैं, उनकी बीमारी खत्म हो चुकी है। तो ये भी एक आंकड़ा है कि पिछले 24 घंटों में 8,175 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, ठीक हो चुके हैं। तो यही इसमें खास बात है कि रेट ऑफ रिकवरी जो है वो ज़्यादा है। इन्फेक्शन हो ज़रूर रहा है, लेकिन लोग जो है उससे उबर जा रहे हैं, उसमें उनकी जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है फिर वो ठीक हो रहे हैं। तो ये थोड़ी राहत देने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप जो स्टैंडर्ड SOPs हैं कोरोना को लेकर उसको फॉलो करें। आप मास्क लगाएं, आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आप जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ी दूरी मेंटेन करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि कोरोना के केसेस एक तरफ जहाँ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो संक्रमित मरीज़ हैं वो ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन एक दिन में यानी 24 घंटों के भीतर 10,542 नए मामलों का आना ये थोड़ा चौंकाता जरूर है। और अगली खबर बारामूला से बड़ी खबर है। नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। जी हां, नशा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। प्रतिबंधित पदार्थ भी उसके पास से बरामद हुआ है, जिसमें हांचीवेरा पटन में ये गिरफ्तारी अमल में आई है। केस दर्ज कर दिया गया है। तो जिस तरह से ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स के दुष्प्रभाव के खिलाफ लगातार एक अभियान छेड़ा हुआ है प्रशासन ने, पुलिस ने, तो इसी बीच खबर आ रही है कि बारामूला से ये खबर है जहां पर एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्रग डीलर जो है ये, और इस पर गिरफ्तार प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद हुआ है इनके पास से, जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है वो हांचीवीरा पटन में हुई है गिरफ्तारी, और इससे मुतालिक केस भी दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर, नए कार्यवाहक CJ त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे। ये इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज है। नए कार्यवाहक CJ त्रिलोक सिंह चौहान यानी चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान होंगे। इस नियुक्ति के बाद वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश त्रिलोक सिंह को ये जिम्मा सौंपा गया है। वो कल से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। और एक और अहम खबर, जैसा कि आपको हमने एक रोज पहले बताया था कि 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों यानी ट्रेनिंग ऑफिसर जो हैं उनसे वो बात करेंगी। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होगी। तो राष्ट्रपति 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हैं और इसमें काफ़ी कुछ उनके व्यस्तता है। तो 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ वो बातचीत करेंगी। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी। जम्मू में एक कार्यक्रम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं। सम्मेलन में कई नेता और बुद्धिजीवी शामिल। शांति और पुनर्निर्माण, युद्ध रहित युग की शुरुआत थीम रखा गया है। थीम है शांति और पुनर्निर्माण, फिर से किसी चीज को निर्माण करना, और युद्ध रहित युग, एक ऐसा युग, एक ऐसा दौर जिसमें युद्ध न हो, जिसमें युद्ध नहीं होगा। शुरुआत जो है उस युग की शुरुआत हो, इसका थीम रखा गया है। तो इस कार्यक्रम में भी काफ़ी लोग वहाँ शामिल हैं।
जम्मू में एक कार्यक्रम हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं इस सम्मेलन में, और कई नेता और बुद्धिजीवी शामिल हैं। शांति और पुनर्निर्माण, युद्ध रहित युग की शुरुआत, ये थीम रखा गया है इस कार्यक्रम में। और ये देखिए, जब उद्घाटन कार्यक्रम के समय जब वो पहुंचे थे एलजी मनोज सिन्हा, तो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस कार्यक्रम की बाकायदा शुरुआत हो रही थी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये रखा गया है कि कैसे शांति जो है वो उसको स्थायी बनाया जाए, शांति को कैसे स्थायी बनाया जा सके, ताकि शांति जिन प्रदेशों में रहे, जिन देशों में रहे, वो काफ़ी लंबे समय के लिए रहे और लोगों का विकास हो सके। तो इस सम्मेलन में कई नेता और बुद्धिजीवी शामिल हो रहे हैं, और शांति और पुनर्निर्माण, युद्ध रहित युग की शुरुआत, ये आज के इस सम्मेलन का थीम है। और इसी के साथ फिलहाल एक और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।